हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो देखो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से पहले आपको पता होना चाहिए टेलीस्कोप क्या होता है। तो टेलीस्कोप नॉर्मली होता क्या है कि जिसमें आप दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि डिस्टेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आप क्लियरली देख सकते हो। जैसे इसका एग्जांपल लें हम, जैसे आपके बाइनोक्यूलर्स होते हैं, ठीक है। बाइनोक्यूलर्स में क्या होता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं उसको दूरबीन, पता होगा आपको, ठीक है। नॉर्मली आप जैसे एक घूमने गए हैं कहीं और दूर हिल्स पे कुछ चीज़ देखनी है आपने, तो आप क्या करते हो, बाइनोक्यूलर्स का यूज़ करते हो। उसमें क्या होता है, वो दूर की चीज़ आपको बड़ी साफ दिखाई देती है, समझ रहे हो। ऐसे ही एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, बस इसमें क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल जुड़ गया वर्ड। तो इसका मतलब क्या है कि आप कौन से ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ देखने के लिए, स्पेस में, जो स्पेस में ऑब्जेक्ट्स है। तो स्पेस में कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे स्टार हो गया, प्लैनेट्स हो गए, इस तरीके से। तो उनको देखने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो यही डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, देखो, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग डिस्टेंट इमेजेस ऑफ हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा। तो ये डिवाइस है जो कि यूज़ होता है ऑब्जर्व, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर सी डिस्टिंक्ट इमेजेस, दूर की जो इमेजेस होंगी वो, ऑफ हेवनली बॉडीज़। इनकी इमेजेस देखने के लिए हम यूज़ करते हैं ये हेवनली बॉडीज़। हेवनली मतलब क्या, जो स्पेस में होती हैं, ठीक है ना। जैसे हेवनली मतलब हेवन, तो हेवन का मतलब क्या है यहाँ पर, स्पेस, ठीक है। तो जो स्पेस में बॉडीज़ है, तो हेवनली बॉडीज़ लाइक कौन से, स्टार्स, प्लैनेट्स, ठीक है। इनको देखने के लिए यूज़ करते हैं उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्लियर है। थ्योरी में देखो, इट हैज़ टू कन्वेक्स लेंस, दो कन्वेक्स लेंस हैं, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, जैसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में था। एंड द लेंस टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड द लेंस टुवर्ड्स द आई इज कॉल्ड आई लेंस। मतलब क्या है, जो लेंस ऑब्जेक्ट्स के पास होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो आई के पास होगा उसको हम क्या बोलते हैं, आई लेंस या आई पीस। बस इसमें डिफरेंस क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और इसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। अगर आपको याद हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है हमारा वो छोटा होता है, और आई पीस या आई लेंस जो होता है वो बड़ा होता है। लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल में उसका उल्टा है, लिखा भी हुआ है, देखो, ऑब्जेक्टिव लेंस है लार्जर अपर्चर। इसका अपर्चर क्या होगा, बड़ा होगा ऑब्जेक्टिव का, और आई पीस का क्या होगा, छोटा होगा। यही लिख रखा है, ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ लार्जर अपर्चर देन द आई पीस और आई लेंस। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या था, उल्टा था, ऑब्जेक्टिव का अपर्चर स्मॉल था एज़ कम्पेयर टू आई पीस। देखो, इसको आप ऐसे सोच सकते हो, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप क्या करते थे, छोटे ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके पास बड़े ऑब्जेक्ट्स को देखना है। अब जो आपको पता है प्लैनेट, स्टार, ये तो बहुत बड़े हैं, उनको देखना है, ठीक है ना। तो वो ऑब्वियस बात है, यहाँ से हमें छोटे दिख रहे हैं लेकिन है तो बहुत बड़े वो, समझ रहे हो। तो उसको देखने के लिए हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। लेकिन कंपाउंड में क्या था, छोटे ऑब्जेक्ट देखने थे, तो हमने वहाँ पर क्या किया है, ऑब्जेक्टिव को छोटा कर दिया। कितनी बात क्लियर है, ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा है तो ऑब्जेक्टिव छोटा कर दिया, ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा है तो ऑब्जेक्टिव बड़ा कर दिया। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। अब इसमें भी दो केस चलते हैं, एक तो है केस इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी वाला, और जो दूसरा है वो कौन सा केस है, इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर द पॉइंट, ठीक है। तो इन्फिनिटी वाला केस समझते हैं सबसे पहले। तो इसका रे डायग्राम देखो जरा, सबसे पहले रे डायग्राम को समझते हैं। ये हमने देखो प्रिंसिपल एक्सिस बना दी यहाँ पर, क्लियर है। और यहाँ पर ये मैंने बना दिया ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, जो कि लार्ज अपर्चर का होगा, और इस साइड हम बना देते हैं एक शॉर्ट अपर्चर का आई पीस या आई लेंस। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो जरा, जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर है, ठीक है। तो दूर से जब भी रेज आती हैं वो कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं, ये आपको पता है। तो देखो इसमें पैरेलल कैसे आएंगी, वैसे आपको पता है, अगर मैं यहाँ पर बना के दिखाऊँ, देखो ये नॉर्मल एक लेंस है जैसे, ठीक है। तो पैरेलल रेज इस तरीके से आती हैं, है ना। और वो कहाँ पर मीट करती हैं, फिर फोकस पे। अगर ये इसकी फोकस है तो फोकस पे मीट करती है, ये पता है आपको, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, देखो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, किसी एंगल पे है आपके साथ, ठीक है ना। क्योंकि देखो जो मून है या मान लो कोई प्लेनेट है, ठीक है, उसको आप देखना चाहते हो तो वो किस पोजीशन पे होगा, वो इस पोजीशन पे होगा, बिल्कुल आपके सामने नहीं होगा, बिल्कुल आपकी आईज़ के सामने नहीं होगा। ये केस कैसा है, जिसमें बिल्कुल आईज़ के सामने आपके कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में इस तरीके से पैरेलल आएंगी बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसी एंगल पे, मान लो यहाँ पर है मून, तो इस एंगल पे आएंगी, लेकिन आएंगी पैरेलल ही, क्योंकि दूर है ऑब्जेक्ट। तो आनी कैसी है, वो पैरेलल ही आनी है। तो देखो पैरेलल कैसे आएंगी, जैसे मान लो इस पॉइंट से ये एक रे ऐसे और एक रे ऐसे, इस तरीके से आएंगी, समझ और टिल्टेड आएंगी। तो यहाँ भी टिल्टेड ही बनाएंगे हम। तो देखो ज़रा, जैसे मान लो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके सेंटर बना देते हैं। इस लेंस का जो सेंटर होगा मान लो वो C1 है, और इस लेंस का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, मान लो C2 होगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आ रही हैं ये किसी एंगल पे, ठीक, इस तरीके से, समझ रहे हो। अब आपको पता है सेंटर से कोई रे पास करती है तो वो कैसे निकल जाती है, स्ट्रेट निकल जाती है, ठीक है, स्ट्रेट निकल जाएगी वो, ठीक। और एक रे हम इसमें बना देते हैं इस तरीके से ऐसे, और एक
ऐसे बना देते हैं। लेकिन है ये तीनों आपस में कैसे पैरेलल, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर है, तो वहाँ से जो रेज आएंगी वो कैसी आएंगी, पैरेलल ही आएंगी। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो होगा क्या, देखो ये तो आपको पता है, ये तो स्ट्रेट निकल जाती है, यहाँ स्ट्रेट ये निकल गई। क्लियर है, समझ रहे हो ये बात? ठीक। और यहाँ से जो होगा अब आपके पास ये रिफ्रैक्शन में जाएंगी, तो रिफ्रैक्शन में कैसे जाएंगी, ये इस तरीके से। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? ठीक है। और यहाँ से ये भी इस तरीके से यहाँ पहुँच जाएगी। क्लियर है बात, समझ में आई है? ये वाली स्ट्रेट निकली है, बाकी इसमें भी रिफ्रैक्शन हुई है, इसमें भी रिफ्रैक्शन हुई है। ठीक है। तो यानी कि उस जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा, उसकी जो इमेज है वो यहाँ बन गई। तो यानी कि इमेज कैसी बनी है, स्मॉल बनी है। कैसी बनी है, स्मॉल बनी है। लेकिन अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये वाला जो पॉइंट है ये क्या होगा। अब आपको पता है अगर पैरेलल रेज आती है तो फोकस पे आती है। ठीक है। अब ये तो यहाँ पर मीट हो गई, समझ रहे हो? तो देखो घबराना नहीं है इसमें, यहाँ पर एंगल ही तो टिल्ट हुआ है। अगर ये एंगल टिल्ट हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, ये देखो आप ज़रा, ये मीट कहाँ करेंगी, फोकस पे ही, लेकिन इस तरीके से आ जाएंगी। समझ रहे हो? ये इधर आएगी इस तरीके से और ये इधर। क्या ये बात समझ पा रहे हो? देखो मैं यहाँ पर आपको एक बार दोबारा से ये करके दिखा देता हूँ। देखो जैसे ये है आपके पास, ये पैरेलल आई हैं तो इस तरीके से फोकस पे निकलती हैं ये। ठीक है। अब ये थोड़ी सी अगर टिल्टेड हो जाएं इस तरीके से जैसे ये हमने बनाई थी, ठीक है, तो होगा क्या, अब मान लो ये फोकस है इसकी, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल ही तो टिल्टेड हुआ है। अब इनको हम थोड़ा सा ऐसे क्या किया हमने, ऐसे घुमा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये हम कहते थे फोकस पे इमेज बन रही है जो कि बहुत छोटी है। ठीक है ना। अब ये ऐसे ही घूम गई है पैरेलल रेज ऐसे किसी एंगल पे जैसे यहाँ पर दिखाई हुई है, तो ये वाला पॉइंट भी नीचे जाएगा, लेकिन जाएगा फोकस के नीचे ही। समझ रहे हो? ये इस तरीके से, तो ये रेज यहाँ पर मीट करती हैं। समझ रहे हो? तो पॉइंट कहाँ बन रहा है, फोकस के ऊपर ही बन रहा है। तो ये हो गया हमारे पास FO, दैट इज़ द फोकस ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव लेंस। ये कौन सा है लेंस हमारे पास, ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। मतलब ये किसकी तरफ है, ऑब्जेक्ट की तरफ है। ठीक है ना। तो टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट जो यहाँ हमने लिखा था, टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होगा वो कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस। और जो लेंस हमारी आईज की तरफ होगा वो कौन सा होगा, आई पीस या आई लेंस। तो ये वाला है हमारे पास आई लेंस, और इसको हम क्या बोल देते हैं, आई पीस बोल देते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? ठीक है। अब देखो ज़रा, इतनी बात क्लियर है। अब हमने जो केस बनाया वो क्या बनाया, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पे ही था और इमेज भी इसकी कहाँ फॉर्म्ड होनी चाहिए, इन्फिनिटी पे। अब इस वाले लेंस ने तो क्या किया, इसको यहाँ पर बना दिया। यानी कि ये जो इमेज बनी है ये कैसी बनी है, स्मॉल बनी है, इन्वर्टेड बनी है, और कैसी बनी है, स्मॉल बनी है। क्लियर है? इन्वर्टेड की उल्टी बन रही है और स्मॉल है। ठीक। अब देखो होगा क्या, अब देखो जैसे मान लो ये मेरी थोड़ी इमेज इस तरीके से आई है, तो यहाँ पर ये हम थोड़ा लेंस बड़ा कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि इस तरीके से हमें यहाँ से रेज को निकालना है। ठीक है। तो ये लेंस बड़ा कर दिया थोड़ा सा। ठीक। अब देखो हमें चाहिए इमेज कहाँ पर, इन्फिनिटी पे। तो यानी कि इस लेंस की फोकस पे ये होना चाहिए, क्योंकि अब ये वाली जो इमेज है इस लेंस की ये इमेज थी और अगले के लिए क्या बन गई, ऑब्जेक्ट बन गई। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि पिछले की इमेज अगले का ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो पिछले की इमेज है अगले के लिए ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये कहाँ पर होना चाहिए प्लेस, ताकि इमेज इन्फिनिटी पे बनाए ये लेंस। यानी कि ये इस लेंस की फोकस भी होना चाहिए ये। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ही क्या है हमारे पास, FEB इसी पॉइंट पे है, एक ही पॉइंट है FO का भी और FE का भी। समझ रहे हो इतनी बात? क्योंकि तभी क्या होगा, इन्फिनिटी पे बनेगी। अब देखो इन्फिनिटी पे किस तरीके से बनती है, स्ट्रेट कैसे निकलती है हमारे पास, इस तरीके से। अगर सेंटर से हम निकालें तो ये स्ट्रेट निकल जाएगी। ठीक है। और एक रे अगर पैरेलल हम निकालते हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये कहाँ से निकलती है आपके पास, फोकस से। ठीक है। तो ये पैरेलल जाएंगी आपके पास, तो ये पैरेलल इस तरीके से जाएंगी। समझ रहे हो बात? तो ये वाला पॉइंट क्या होगा इसके पास, FE होगा फोकस का। ठीक है। पैरेलल रे जा रही है, यहाँ क्या है आपके पास, ये आईज लगी हुई हैं। क्लियर है? पैरेलल ये कभी इधर तो मीट करेंगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। और तो यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा बैक ट्रेस करेंगे तो इस तरीके से इमेज बनेगी कहीं पर इन्फिनिटी पे। क्या इतनी बात समझ रहे हो या नहीं? ठीक है। इस तरह के डायग्राम हमने पहले भी किए हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, कर लोगे। समझ रहे हो बात? ठीक है। अब देखो जरा मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होती है आपको पता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई। ठीक है। ये आपको पता है डेफिनेशन, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो एंगल्स कहाँ होंगे इसके, देखते हैं ज़रा। देखो ये जो बनी थी आपके पास, इधर ऑब्जेक्ट की इमेज बनी थी, तो इसको हम नाम लिख देते हैं A' B'। तो ये हो गया A', ये वाला हो गया पॉइंट B'। क्लियर है? अब देखो ये इन्फिनिटी पे जा रही है ये वाली रे। ठीक है। और देखो आईज इधर है, मतलब इस लेंस के साथ हम एंगल देख लेंगे, वो आई के साथ ही हो गया एंगल, क्योंकि आई इसके बिल्कुल पास में ही तो लगी होगी। अगर आपने देखा होगा बाइनोक्यूलर्स वगैरह में जब आप लगाते हो, तो वो जो उसका आई पीस होता है वो बिल्कुल आपकी आईज के बिल्कुल पास ही होता है।
ठीक है ना, बिल्कुल एकदम चिपके होते हैं आईज और वो वाला लेंस एक तरह से, ये आप बोल सकते हो। तो इसलिए इसके साथ एंगल देखते हैं हम, ताकि हम वो कहें आई के साथ एंगल है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे जा रही है इस तरीके से, ठीक है। तो ये रे और ये वाली रे, ये भी इसी के साथ बनेगा ये एंगल, समझ रहे हो, क्योंकि ये क्या है हमारी इमेज पे जा रही है इन्फिनिटी पे। तो ये वाला जो एंगल हो गया, ये हम क्या मान लेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, जिसको हम किससे लिखते हैं, बीटा से लिखते हैं। तो ये एंगल हो गया बीटा। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का एंगल कौन सा होगा, जो एंगल सबटेंड किया है ऑब्जेक्ट ने, वो कौन सा होगा। देखो ये आ रही है रेज ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो आइज़ के साथ ये एंगल बन रहा है अल्फ़ा। अब आप कहोगे ये एंगल इस C1 के साथ क्यों बना दिया, ठीक है, इस C2 के साथ बनाना चाहिए था। देखो अब समझना इस बात को, रेज आ रही हैं बहुत ज़्यादा दूर से, तो बहुत ज़्यादा दूर से जब रेज आ रही हैं तो वो इस पे जो एंगल बना रही हैं ऑब्वियस सी बात है इस पे भी सेम ही एंगल बनाएंगी। समझ रहे हो इतनी बात, बहुत दूर से रे आ रही हैं, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट है इधर, ठीक है। तो ये एक एंगल बन रहा है इसके साथ, ये वाला मान लो ये, तो इसके बिल्कुल ही पास में दूसरा है, जैसे मान लो इसके साथ भी एंगल क्या होगा, अप्रोक्सीमेट, यही एंगल बनेगा जो ये है, बिल्कुल अप्रोक्सीमेट। समझ रहे हो, ये तो बहुत पास में रखा हुआ है हमने, इसलिए ऐसा आ रहा है थोड़ा सा भी फ़र्क। अगर और ज़्यादा दूर हो, बहुत ज़्यादा दूर हो, तो वहाँ से आप देखना अगर पास के दो पॉइंट है तो उनके साथ एंगल अप्रोक्सीमेट सेम ही बनता है। तो C1 के साथ बनाओ एंगल, C2 के साथ बनाओ, इस केस में क्योंकि दूर से आ रही है रेस तो वो सेम ही बनेगा। समझ रहे हो, क्योंकि देखो एंगल तो हमें किसके साथ चाहिए, आइस के, और वो किसके साथ बनता है, इस वाले आईपीस लेंस के साथ। तो वो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ अल्फ़ा ना बना के हमने कहाँ बनाया है, यहाँ अल्फ़ा बनाया है। तो वो बात एक ही है, दूर से रेज आ रही है, क्योंकि देखो इसमें कितना डिस्टेंस होता है इन दोनों लेंस में, बहुत ही थोड़ा सा। तो इसके साथ एंगल या इसके साथ एंगल वो सेम ही बन रहा है यहाँ इस केस में। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। तो ये अल्फ़ा है तो ये भी क्या होगा आपके पास, अल्फ़ा ही होगा ये वाला, या नहीं होगा, बताओ कौन से एंगल होते हैं ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, समझ रहे हो ना। ये अल्फ़ा बना है तो ये भी हमने क्या बना दिया, अल्फ़ा बना दिया। क्या इतनी बात क्लियर है, अभी समझ में आएगा कि इस साइड अल्फ़ा क्यों ले लिया अब हमने, ठीक है। ये वाले एंगल कौन से होते हैं आपके, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में ये दोनों इक्वल हैं, तो ऑब्वियस वाला जितना एंगल ये होगा उतना ही ये वाला भी बनेगा। क्लियर है इतनी कहानी, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन आपको पता थी, तो m का जो फॉर्मूला बनेगा आपके पास वो क्या बन जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज दैट इज़ बीटा एंड एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो दैट इज़ अल्फ़ा। अब देखो इसमें ये m में बीटा बाय अल्फ़ा आ गया, लेकिन आपको पता है ये एंगल बहुत छोटे होते हैं। फॉर स्मॉल एंगल्स यहाँ हम बात करते हैं, फॉर स्मॉल एंगल्स क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो ये जो बीटा है आपके पास, ये बीटा क्या होगा आपके पास, इमेज का, तो इमेज भी बहुत दूर बन रही है, इन्फिनिटी पे ही बन रही है, ठीक है। और ये अल्फ़ा क्या है, ये भी बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे ही है, ठीक है। तो स्मॉल एंगल्स के लिए जो m होगा हमारे पास वो क्या बन जाएगा, देखो स्मॉल एंगल्स के लिए आपको पता है tan बीटा लिख सकते हैं हम इसको, और इसको हम tan अल्फ़ा लिख सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। अब tan बीटा देखो, tan बीटा के लिए ये वाला ट्रायंगल बन रहा है आपके पास, a डैश b डैश और c2, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो देखो इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर a डैश b डैश है और बेस क्या है हमारे पास, b डैश c2 है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, a डैश b डैश और बेस क्या हो जाएगा इसमें हमारे पास, b डैश c2। सिमिलरली tan अल्फ़ा, अब देखो ये समझ में आ रहा होगा, ये अल्फ़ा बनाया था हमने, लेकिन इसको ये वाला ले लिया था, क्यों, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल हम कंसीडर कर सकते हैं, कौन सा, a डैश b डैश c1। तो a डैश b डैश c1 में देखो जरा परपेंडिकुलर क्या बनेगा आपके पास, a डैश b डैश अपॉन में, और बेस क्या बनेगा आपके पास, ये c1 b डैश, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हो b डैश c1। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब देखो ज़रा इसमें अगर ये आप ध्यान दो, a डैश से b डैश और ये a डैश b डैश क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचा ये आपके पास। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इधर इसको लिख देंगे हम इस तरीके से, b डैश c1 अपॉन में b डैश c2। कैसे लिखा, देखो इसको ऐसे समझो, ये था आपके पास इधर a डैश b डैश अपॉन में b डैश c2 इंटू में, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो b डैश c1 अपॉन में a डैश b डैश, इस तरीके से लिख सकते हैं उल्टा करके। तो a डैश b डैश ये कैंसिल हो गया, ये b डैश c1 b डैश c2 इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। समझ रहे होंगे, ये सब चीज़ें बड़ी सिंपल सी हैं, ठीक है। अब देखो ये b डैश c1 क्या है और ये आपके पास b डैश c2 क्या है। देखो यहाँ पर m की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी आपके पास, b डैश c1 देखो यहाँ से ज़रा, b डैश c1 ये क्या है यहाँ पर, इस लेंस के लिए ये इसकी इमेज है, इमेज की दूरी है। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। और साथ में ये पता आपको ये बिल्कुल ही कहाँ पर बन रहा था, इसके फोकस पे, तो ये इसकी फोकल लेंथ भी है एक तरह से हम बोल सकते हैं, ये वाली दूरी। समझ रहे हो, FO। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं मेरी, है क्या ये डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर दिस लेंस। लेकिन ये जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है ये है कितना, फोकल लेंथ के बराबर ही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b डैश c1 को FO अपॉन में
B'(C2) देखो B'(C2) ये क्या है, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट की दूरी होगी, लेकिन साथ ही में ये दूरी है कितनी यहाँ पर, फोकल लेंथ FE भी यही सेम ही था, तो यानी कि ये FE है, समझ रहे हो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, FE B'(C2) को। अब साइन देख लो, इसमें ये क्या हो रही है, राइट साइड इस लेंस के, तो ये प्लस में रहेगी, और इस लेंस के ये क्या है, लेफ्ट साइड में, तो FE किस में रहेगी, माइनस में रहेगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। M समझ में आया आपको, कैसे लिखा है हमने, FO में माइनस FE, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास मैग्नीफिकेशन। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। अब देखो इसी में आपके पास लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होगी, देखो लेंथ ऑफ द ट्यूब मैंने आपको पहले ही बताया, इस लेंस से इस लेंस की दूरी, समझ रहे हो, डिस्टेंस बिटवीन दीज लेंसेज क्या होते हैं हमारे पास, लेंथ ऑफ ट्यूब होती है। तो इसमें क्या होगी आपके पास, देखो ये वाली दूरी कितनी है, FO, अगर यहाँ से हम देखें, और यहाँ से यहाँ कितनी है, FE, तो L कितनी आ जाएगी यहाँ पर, देखो आपके पास इसमें लिखेंगे हम, तो यहाँ L कितनी आ जाएगी आपके पास, FO प्लस में FE, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम L इक्वल टू में क्या आ जाएगी, FO प्लस में FE। क्या इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ डेफिनेशन भी हमने लिखी हुई है इसकी, लेंथ ऑफ द ट्यूब की क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस। तो देख लो डिस्टेंस बिटवीन किसके, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस का। तो ये डिस्टेंस हमारे पास हमें पता है FO प्लस में FE हो जाएगा। अब कहीं सोच रहे होंगे कि FE को यहाँ क्यों नहीं माइनस लिया, क्योंकि जब यहाँ पर तो आपने माइनस में लिया था। देखो एक्चुअली क्या है, ये तो साइन कन्वेंशंस थी हमारे पास। लेंथ क्या है, लेंथ क्या होगी आपके पास, ये दूरी को ऐड ही करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो। लेंथ तो यही होगी, अगर ये वाली 5 है और ये 3 है, तो मुझे ऐड ही करना पड़ेगा ना, 5 + 3। मैं इसको साइन लेके माइनस तो नहीं कर सकता ना, 5 - 3 यानी कि 2 हो जाए, समझ रहे हो, ये तो नहीं कर सकते हम। तो यानी कि लेंथ का मतलब क्या है, नॉर्मल इसकी दूरी बतानी है आपको, तो दूरी में क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना ही पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर साइन नहीं लगाएंगे। तो बस FO देखना कितना है, FE कितना है, और उनको ऐड कर देना, FO प्लस FE हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ रहे हो ना, क्योंकि हमें लेंथ बतानी है यहाँ पर। क्लियर हो रही है कहानी या नहीं। अब केस 2 देखते हैं जरा। देखो केस 2 में क्या होगा आपके पास, इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर द पॉइंट। नियर पॉइंट कौन सा होता है आपका, डिस्टिंक्ट डिवीजन, जो कि हम D से लेते हैं, और वो दूरी कितनी होती है, मैंने आपको बताया था 25 सेंटीमीटर की दूरी। जैसे यहाँ पर तो इमेज कहाँ बन रही थी, इन्फिनिटी पे, इस केस में क्या होगी, नियर पॉइंट यानी कि डिस्टिंक्ट डिवीजन पे। तो उसके लिए देखो क्या होगा, देखो यहाँ से समझते हैं, पहले रे डायग्राम बनाएंगे, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगी कहानी, ठीक है। ये क्या है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस मान लो लेंसेज का। यहाँ पर आपके पास ये मैंने बना दिया है ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि थोड़ा बड़ा है अपर्चर, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ इसका छोटा अपर्चर वाला एक कन्वेक्स लेंस। क्या इतनी बात क्लियर है। इसका सेंटर हो गया हमारे पास C1 और इसका सेंटर हो गया C2। क्लियर हो रही होगी कहानी ये, ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब देखो ज़रा, इधर से क्या आनी है हमारे पास, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा कहीं पर, ठीक है, उससे टिल्टेड ही आएंगी, लेकिन पैरेलल आएंगी। वो किस तरीके से आएंगी, जैसे मान लो ये आपके पास ये एक रे आई है, एक रे ये आ गई, ठीक, और एक रे इधर से ये आ गई, ये पैरेलल हैं तीनों आपस में, ठीक है। अब देखो ज़रा, इमेज कहाँ बनाएंगे, ये इस साइड कहीं बनाएंगे इमेज, तो वो देखो कहाँ बनेगी, ऑब्वियसली बात है फोकस पे बनेगी। तो देखो ज़रा इस केस में यहाँ पर देखो, जैसे ये तो स्ट्रेट निकल जाएगी इस तरीके से, समझ रहे हो, ये तो स्ट्रेट निकल गई इधर, और इधर से ये इसके पास मीट कर जाएगी, और ये ऐसे इस तरीके से यहाँ पर मीट कर जाएगी, समझ रहे हो। तो ये बन गई आपके पास इमेज, समझ रहे हो। इसको नाम देते हैं हम A', B', ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने A', और ये लिख दिया मैंने B'। क्या इतनी बात क्लियर है। और ये कहाँ पर आई है, फोकस पे, इसके ऑब्जेक्टिव की। क्या इतनी बात क्लियर है। अब देखो ज़रा नेक्स्ट बात क्या होगी, इस केस में भी यही हुआ था यहाँ तक, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया था, इस लेंस की फोकल लेंथ भी यहीं पर ले आए थे, ताकि इन्फिनिटी पे बन जाए इमेज। लेकिन अब इसमें तो ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यही हमारे पास है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले लेंस को थोड़ा आगे ले जाएंगे, ऐसे सेट करेंगे, इसको आगे ले जाएं, आगे ले जाएंगे तो क्या होगा, ये FE इधर चला जाएगा, समझ रहे हो बात। या फिर आप इस लेंस को थोड़ा पीछे कर दो, समझ रहे हो, ताकि इसकी जहाँ FO उधर पीछे चली जाए। इसके मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इमेज चाहते हैं कहाँ पर, इन्फिनिटी पे ना बने, एक डिस्टिंक्ट डिवीजन पे पड़े, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट को किसके बीच में रखना पड़ेगा, आपको फोकस और सेंटर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली FO तो इसकी थी, अब इस लेंस की जो FE है, मतलब इससे पीछे बनानी पड़ेगी मुझे यहाँ पर, ताकि ये केस क्या बने आपके पास, कि ये जो इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, कहाँ आ रहा है ये, इसके फोकस और इसके सेंटर के बीच में। समझ रहे हो बात को या नहीं, बताओ, क्लियर हो रही है कहानी इतनी, ठीक है। अब देखो ज़रा, यहाँ से इसके सेंटर से निकलेगी ये रही इस तरीके से, और ये स्ट्रेट निकल जाएगी इस तरीके से, समझ रहे हो। दूसरी कहाँ से निकलती है आपको पता है, ये यहाँ से पैरेलल जाएगी, तो ऑब्वियस बात है कहाँ से निकलेगी, ये फोकस से निकलेगी। तो फोकस से कैसे, मान लो इसकी फोकस यहाँ बना दी हमने, ये FE, ठीक है, तो फोकस यहाँ से इस तरीके से ये निकल जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। अब देखो ये आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है कि यहाँ तो ये मीट नहीं कर रही, ठीक है, लेकिन यहाँ आईज होंगी आपकी, ठीक है, तो ये इसको क्या करेंगी, बैक ट्रेस करेंगी। तो बैक ट्रेस कैसे, ये देखो इस तरीके से जाएंगी, और इधर से ये भी इस तरीके से ये बैक आ जाएगी आपके पास यहाँ पर, समझ रहे हो। और ये आपके पास बन गई इमेज।
क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये जो दूरी है ये वाली कितनी होगी, डिस्टिंक्ट डिवीजन की होगी, जिसको हम डी लिखेंगे। कितनी बात क्लियर है? इस लेंस के लिए इमेज है और वो कितनी दूरी होगी, डी, क्योंकि डिस्टिंक्ट डिवीजन पे बनानी है। और इस तरीके के आपने पहले भी बनाए हैं या नहीं बनाए हैं? ठीक है, क्लियर हो रही है कहानी, समझ में आई है कैसे किया? कुछ नहीं किया यहाँ पर, इसका एफ भी इसी पॉइंट पे आ रहा था क्योंकि फोकस पे रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। यहाँ पर हमने क्या किया है, इसका एफ इस तरीके सेट किया है कि वो आगे चला गया है, ताकि ये जो आइए अब हमारे पास इस वाले की इमेज और इसके लिए जो ऑब्जेक्ट बना है ये कहाँ पर आ जाए, इसकी फोकस और इसके सेंटर के बीच में, ताकि ये इमेज यहाँ पर बनाए। समझ रहे हो बात को या नहीं, बताओ, समझ में आया डायग्राम? अब एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है, यहाँ भी इन्वर्टेड है, यहाँ भी इन्वर्टेड ही है। तो देखो इन्वर्टेड है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्टडी पे। देखो जैसे मान लो यहाँ मून है, ठीक है, तो मून कैसा है शेप में, इस तरीके से होगा, या कोई प्लेनेट है वो इस शेप में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी इन्वर्टेड इमेज भी ऐसी ही दिखने वाली है। समझ रहे हो इतनी बात? जैसे कोई इंसान है, इंसान का ये हेड है और ये यहाँ फुट है, तो उसकी इन्वर्टेड इमेज ऐसी दिखेगी ना, ये फुट इधर ऊपर हो जाएंगे और हेड नीचे हो जाएगा। लेकिन इसकी इन्वर्टेड क्या होगी, ये तो शेप ही इसकी ऐसी है, ये चीज़ यहाँ नीचे आ गई और ये वाली चीज़ यहाँ पर ऊपर आ गई, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला यहाँ इन्वर्टेड इमेज में, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कंपाउंड में भी ये बात बताई थी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, समझ में आया डायग्राम कैसे बनाना है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर आपको पता चल गया ये कौन सा लेंस है आपके पास, ये ऑब्जेक्टिव है, और ये वाला कौन सा लेंस है आपके पास, आई पीस लेंस है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहाँ पर भी मैग्नीफिकेशन क्या होगी आपको पता है, बीटा बाय अल्फ़ा, और स्मॉल एंगल्स के लिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, tan बीटा बाय tan अल्फ़ा। तो यहाँ पर भी देखो ये अल्फ़ा एंगल बनेगा जैसे इधर बनाया था हमने, और ये वाला सेम यहाँ पर ये क्या बन जाएगा अल्फ़ा, क्योंकि ये कौन से एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और कैसे होंगे ये, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो एंगल यहाँ बना है वही यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट वाला एंगल, और यहाँ से ये वाला एंगल कौन सा बन जाएगा हमारे पास, बताओ कौन सा एंगल होगा, ये इमेज का, ठीक है ना, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, इमेज के ऊपर ये वाली लाइन जा रही है, तो ये बीटा बन गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? और ये वाला जो होगा पॉइंट, ये हमारे पास हो जाएगा बी डबल डैश, और ये हो जाएगा ए डबल डैश, ठीक है, फाइनल इमेज के लिए। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? ठीक है, अब देखो tan बीटा है, तो tan बीटा के लिए देखो tan बीटा ये वाला ट्रायंगल बनेगा हमारे पास, परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश हो जाएगा इसमें, और बेस क्या हो जाएगा इसमें, ये वाला है बी डैश C2, तो बी डैश C2 अपॉन में tan अल्फ़ा ये वाला ट्रायंगल बनेगा ए डैश बी डैश C1। तो इसमें देखो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपके पास, ए डैश बी डैश अपॉन में, और इसके अंदर बेस क्या बन जाएगा आपके पास, ये बी डैश C1, तो ए डैश बी डैश ये कैंसिल, तो सेम वैसे ही आ जाएगा इसमें भी बी डैश C1 अपॉन में बी डैश C2, जैसे कि इसमें आया था इधर, यही बन रहा था बी डैश C1 अपॉन में बी डैश C2, यही बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ देखते हैं आप, देखो बी डैश C1 ये है आपके पास, देखो बी डैश C1, ठीक है, ये कितना है आपके पास, FO है यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, ये वाली दूरी भी क्या होगी इसकी, फोकल लेंथ, दैट इज़ FO, इस तरीके से लिखेंगे हम फोकल लेंथ को ऑब्जेक्टिव की, ठीक है, क्योंकि ये दूरी क्या है इस लेंस की और इससे इमेज की दूरी है, ठीक है, लेकिन इमेज की दूरी ही कितनी है यहाँ, फोकल लेंथ है, तो हम इसको FO लिख देते हैं, FO अपॉन में बी डैश C2, देखो बी डैश C2 ये है ये वाला, ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है हमारे पास, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की दूरी होगी, और इसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, UE, ऑब्जेक्ट की दूरी को हम U से लिखते हैं, और E मतलब आई पीस के लिए, तो ये आ गया UE। अब साइन भी देख लो इसमें, FO इसका तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये राइट साइड है, और इसका UE माइनस में आएगा क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो ये मैग्नीफिकेशन आई है इसकी हमारे पास, ठीक है। अब इसमें एक और मैग्नीफिकेशन निकलेगी जिस तरीके से हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में भी निकाल ली है, ठीक है, अगर आपको याद हो नियर पॉइंट वाली, ठीक है, तो उसमें देखो ज़रा ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरा फॉर्मूला भी निकालना चाहते हैं इसके लिए, तो देखो अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला क्या फार्मूला होता है आपके पास, 1/f इजकल टू में 1/v माइनस में 1/u, ये फार्मूला होता है लेंस फार्मूला या नहीं? और ये कौन से लेंस के लिए लिखा है हमने, ये आई पीस वाले के लिए, फॉर आई पीस, क्योंकि इसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो f क्या हो जाएगी इसकी, FV, तो 1/FE से लिख देंगे हम, और आपको पता है जो फोकल लेंथ नॉर्मली हम लिखते हैं कन्वेक्स की वो पॉजिटिव ही रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव रखा, इक्वल टू में 1/v, इसका v क्या होगा, देखो ये d होगा, समझ रहे हो ना, v क्या है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखें इसका VE क्या है, d के इक्वल है, समझ रहे हो, तो ये VE d के इक्वल है, तो d इसकी वैल्यू होगी, और ये जो इमेज है इसके लिए कहाँ बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन माइनस का आएगा, तो हम माइनस का d लिखेंगे, माइनस में 1/u क्या है यहाँ पर इसका, UE है, समझ रहे हो, और ये भी कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी किस में आएगा हमारे पास, माइनस में आएगा, तो माइनस का UE हो गया। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? अब देखो इसमें
ये वाला क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस का 1/d है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/fe प्लस में 1/d, ये वाला माइनस वाला 1/d इधर जाके प्लस का, और ये माइनस माइनस प्लस होके 1/ue आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ रहे हो ये चीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ से कॉमन लो जरा आप 1/fe, कॉमन लो 1/fe, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस में, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास fe/d, ये आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, 1/ue की वैल्यू, बताओ इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है बताओ। अब देखो जिसको ये स्टेप नहीं समझ में आया वो समझो, यहाँ से देखो 1/fe प्लस में 1/d था, अब अगर देखो इसमें मैं यहाँ fe से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ तो ये बनेगा। अब देखो यहाँ से 1/fe कॉमन लो तो क्या बनेगा 1 प्लस में 1/fe, यहाँ से भी कॉमन चला गया तो क्या बचा सिर्फ ऊपर fe और नीचे का d, ये बचा। तो इस तरीके से ये हमने लिखा है यहाँ पर, समझ में आई है कहानी, ठीक है। अब देखो करना क्या है, m की वैल्यू ये थी आपके पास fo और ये, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m इक्वल टू में fo इंटू में 1/ue माइनस का, ऐसे लिख सकते हैं। कुछ भी नहीं किया मैंने, बस ue को ऐसे लिख दिया अलग से 1 माइनस में ue, ठीक है। अब इक्वल टू देखो fo एज इट इज़ 1/ue, ये है 1/ue की वैल्यू ये है एज इट इज़, तो ये रख देंगे हम यहाँ पर। कैसे आएगी 1/fe, और ये आ जाएगा 1 प्लस में fe/d, और ये माइनस था साथ में तो यहाँ माइनस आ गया, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ fo/fe माइनस में, और ये आ गया 1 प्लस में fe/d। क्या इतनी बात क्लियर है, ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ गया एक और आपके पास, कौन सा, नियर पॉइंट के लिए। क्लियर है बात, इतनी समझ रहे हो, क्योंकि ये भी यूज़ हो सकता है और ये भी। लेकिन अगर आपको ue ना दिया हुआ मेडिकल में तो फिर आपके पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा जहाँ पर आपको d की वैल्यू दे रखी होगी और ये सब पता होगा, समझ रहे हो। तो आपने देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होना है, ठीक है। अब इसमें भी लेंथ ऑफ द ट्यूब की बात कर लेते हैं, या फिर लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। तो देखो क्या होगा इसके अंदर, देखो आपको पता है लेंथ ऑफ द ट्यूब या लेंथ ऑफ द दिस टेलीस्कोप क्या होता है, लेंस टू लेंस की बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये कितना है, यहाँ से यहाँ का fo और यहाँ से यहाँ का ue, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या fo प्लस में ue। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे fo प्लस में ue, ये आ गया आपके पास लेंथ ऑफ द ट्यूब। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, fo प्लस में ue। समझ में आया ये टॉपिक, ठीक है। तो बहुत ईजी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी बहुत है, तो इसलिए इसको अच्छे से नोट करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो इनके रे डायग्राम्स की। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।